रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आज है 30th ऑफ अक्टूबर 2020। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन से और फिर करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशनल फील्ड। लास्ट टाइम हमने बात की थी स्पेशल एजुकेशन पर और इस बार हम जनरल फील्ड के बारे में बात करेंगे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन में अगर वो अपना करियर बनाना चाहता है। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पुनीत सोनी जी होंगे जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर गाइड करेंगे कि हमें एजुकेशन में किस तरह से मैनेज करना है और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन की ओर। सुनते हैं बांसुरी से। केलॉग्स ने यूके में लिमिटेड एडिशन वर्ल्ड साइट डे कोको पॉक्स सीरियल बॉक्सेस लॉन्च किए हैं। रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड पीपल RNIB द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार बॉक्सेस स्मार्टफोन द्वारा डिटेक्ट और बॉक्स पर मौजूद इंफॉर्मेशन को प्लेबैक करने की अनुमति देता है। नेवीलेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 8 अक्टूबर से पूरे यूके में लगभग 60 को-ऑप स्टोर्स में बॉक्स उपलब्ध थे। वे नेवीलेंस नामक नई तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे स्मार्टफोन के जरिए दुकानदारों को प्लेबैक लेबलिंग की जानकारी दी जा सके। RNIB के शोध के बाद ये पता चला है कि 10 में से 9 नेत्रहीन और आंशिक रूप से देखे गए लोगों को लगता है कि खाद्य पैकेजिंग की जानकारी पढ़ना मुश्किल या असंभव है। यदि ये सफल हुआ तो केलॉग्स की आशा है कि इस तकनीक को अपनी बाकी बॉक्सेस में भी वे शामिल करेंगे। RNIB मार्क पोवेल स्ट्रैटेजिक एक्सेसिबिलिटी लीड कहते हैं, केलॉग्स के साथ इस परीक्षण ने समावेशी और सुलभ पैकेजिंग डिजाइन में बार उठा दिया है जो कम या बिना दृष्टि वाले लोगों को शेल्फ पर उत्पाद का पता लगाने और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति देता है। पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण जानकारी अक्सर बहुत ही छोटे प्रिंट्स में मौजूद होती है जिससे दृष्टिबाधित और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये खरीदारी को एक वास्तविक चुनौती बना सकता है, विशेष रूप से विशिष्ट आहार आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए, क्योंकि वे सभी महत्वपूर्ण पोषण संबंधी जानकारी नहीं देख सकते हैं। इस नई तकनीक का उपयोग इन स्टोर और घर दोनों में किया जा सकता है। ये स्मार्टफोन को 3 मीटर की दूरी से एक ऑन पैक कोड लेने की अनुमति देता है जब कोई अनाज बॉक्स की दिशा में अपने डिवाइस को इंगित करेंगे। इसके बाद फोन से अलर्ट आता है और दुकानदार सामग्री, एलर्जन और रिसाइकलिंग की जानकारी को जोर से पढ़ता है और एक्सेस टूल का उपयोग करके अपने डिवाइस पर इसे पढ़ सकता है। क्रिस सिलकॉक केलॉग्स मैनेजिंग डायरेक्टर बताते हैं, ब्रिटेन में 2 मिलियन से अधिक लोग दृष्टि हानि के साथ रहते हैं और हमारे अनाज के बक्से पर जानकारी पढ़ने में असमर्थ है। यही कारण है कि हमने RNIB के साथ मिलकर नेवीलेंस टेक्नोलॉजी के साथ कोको पॉप्स के विशेष बक्से का परीक्षण करने के लिए साझेदारी की। यदि परीक्षण सफल होता है तो हम आशा करेंगे कि ये दृष्टिबाधित खरीदारों तक पहुंचने के लिए हमारे अनाज के बक्सों पर दिखाई दे। RNIB ने अपने प्रोटोटाइप डिवाइस के अनुसंधान विधियों और औद्योगिक डिजाइन को इस उम्मीद में प्रकाशित किया है कि स्वास्थ्य देखभाल निगम ध्यान देंगे। एक ब्रिटिश चैरिटी ने एक प्रोटोटाइप गर्भावस्था परीक्षण विकसित किया है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट, जो स्क्रीन पर पाठ या रेखाओं को प्रदर्शित करने के बजाय स्पर्श सिलिकॉन धक्कों को बढ़ाकर परिणाम प्रदर्शित करता है। रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड पीपल या RNIB ने इस सप्ताह पुनः यूरिन स्टिक टेस्ट का परीक्षण शुरू किया, जिसमें एक अब्जॉर्बेंट पैड है जो औसत से 50% बड़ा है और पीले और गुलाबी रंग की योजना जो उपयोगकर्ता को डिवाइस के ऊपर और नीचे में अंतर करने में मदद कर सकता है। जब शौच को पैड द्वारा अवशोषित किया जाता है तो ये डिवाइस के अंडर साइड पर पहला स्पर्श करने के लिए एक आंतरिक मोटर चलाता है। यदि गर्भावस्था के हार्मोन का पता लगाया जाता है तो बम्स का एक और सेट शीर्ष पर उठाया जाता है जो कि सकारात्मक परिणाम का संकेत देता है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट। RNIB के अध्यक्ष एलिनोर साउथवुड ने कहा कि डिवाइस को परीक्षण में पढ़ने में न केवल महिलाओं की कठिनाई को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन प्रिवेसी की
कमी ने उन्हें परेशान किया था। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं टेस्ट का परिणाम नहीं पढ़ सकती हैं या पाती हैं, उन्हें अक्सर अपने साथी, दोस्त या पड़ोसी से ऐसा करने के लिए कहना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी गर्भावस्था के बारे में जानने वाली पहली महिला नहीं होती है। सुश्री साउथवुड ने कहा कि कुछ मामलों में महिलाएं नहीं चाहेंगी कि उनके साथी या परिवार के सदस्य इसका नतीजा जाने। फोरस्क्वायर मार्सबॉट फॉर एयरपॉड्स नामक एक ऑडियो ओनली वर्चुअल सहायक प्लेटफॉर्म जारी कर रहा है, जो आपके स्थान के आधार पर आपके एयरबड्स में स्निपेट्स बजाएगा और आपको दूसरों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड भी करेगा। आप जहां भी हो वहां ऑडियो गाइड जोड़ें। यदि आप एक रेस्टोरेंट के सामने चलते हैं तो आप सुन सकते हैं कि मार्सबॉट दैनिक विशेष की सिफारिश कर सकता है, जैसा कि शेफ ने बताया है, या आप एक पगडंडी पर एक सुंदर दृश्य तक पहुंच सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से बधाई सुन सकते हैं जो पहले वहां था। मार्सबॉट फॉर एयरपोर्ट्स एक अदृश्य टूर गाइड के रूप में कार्य करता है। जब आप सटीक स्थानों पर चलते हैं तो केवल पाइपिंग करते हैं। जब आपके पास अपने एयरबड्स और बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप होते हैं तो मार्सबॉट किसी व्यवसाय, स्थानीय कला या प्लेटफॉर्म पर रखी गई किसी भी चीज के बारे में जानकारी साझा करेगा। सही जगह पर कदम रखते ही ऐप उस स्थान पर बंधे हुए कुछ ऑडियो को साझा करेगा। एयरपोर्ट्स के लिए मार्सबॉट एक iOS ऐप के रूप में उपलब्ध है और ये किसी भी हेडफोन या एयरबड्स के साथ काम करता है। ये तब भी सक्रिय हो जाएगा जब आईफोन कार से जुड़ा हो और सही जगह से ड्राइव करता हो। जब आप टैग किए गए स्थान को पास करते हैं तो ऐप एयरबड्स में बजने वाले किसी भी संगीत की मात्रा कम कर देगा और कोई भी पॉडकास्ट क्लिप खत्म होने तक रुक जाएगा। हालांकि ऐप ऑडियो या वीडियो फोन कॉल को बाधित नहीं करता है। द स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज SCPD ने गुरुवार को एक वेब पोर्टल www.scpd.odisha.rov.in लॉन्च किया, जिनमें विकलांग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज SSEPD के मंत्री अशोक चंद्र पांडा ने वर्चुअल मोड में पोर्टल का उद्घाटन किया। SCPD आयुक्त सुलोचना दास ने कहा कि वेब पोर्टल और ई शिकायत प्रणाली, जो उड़िया और अंग्रेजी में है, PWD के अनुकूल है और सभी PWD और हितधारकों द्वारा पहुंचा जा सकता है। वेबसाइट कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगी और PWD के लिए योजनाएं और RPD अधिनियम 2016 के अनुसार सभी 21 प्रकार के PWDs को सशक्त बनाएगी। फतेहगंज में संदिग्ध हालात में झुलसा दिव्यांग। फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर गांव निवासी 55 वर्षीय दिव्यांग बिंदा प्रसाद बुधवार संदिग्ध हालात में आग से झुलस गए। चर्चा है कि वो ट्राईसाइकिल से खेत की ओर जा रहे थे। खेत की ओर जाते समय उन पर किसी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े और आनन फानन आग बुझाकर परिवार को सूचना दी गई। गंभीर हालत में उसे CHC में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फतेहगंज थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे किसी मामले की जानकारी उन्हें नहीं है। बस्ती दानिशमंदा में घूम रहे दिव्यांग बच्चे को पुलिस ने लुधियाना स्थित बाल सुधार घर में भेज दिया है। जानकारी देते हुए पुलिस डिवीजन नंबर 5 में तैनात ASI सोहनलाल ने बताया कि इलाके में इस बच्चे के घूमने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इसे पुलिस थाने के बाद बाल सुधार घर भेज दिया गया। बच्चा अपने बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देकर बच्चे के परिजनों की तलाश जारी कर दी है। आइडियल अकेडमी ऑफ हायर लर्निंग्स IAHL लेकर आ रहा है आपके लिए एक शॉर्ट टर्म ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स गूगल एप्लीकेशंस पर। इसमें टॉपिक्स कवर होंगे गूगल ड्राइव से रिलेटेड, गूगल डॉक से रिलेटेड और गूगल फॉर्म से रिलेटेड और जीमेल लेबल से रिलेटेड। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 9028713008 या फिर ईमेल कर सकते हैं idealacademy.in@gmail.com। इस कोर्स की कोई एज लिमिट नहीं और डिसेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक विशेष सूचना। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स के लिए तो ये आपके लिए है। बहुत जल्द एक स्पेशल ऑनलाइन कोर्स शुरू होने वाली है, जिसमें आपको लेक्चर्स प्रदान किए जाएंगे, काउंसलिंग दी जाएगी, स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। ये कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल प्रोजेक्ट।
जो कि पूरे देश भर से सभी PWD छात्रों को पढ़ाएगा। अगर आप भी इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं खुद को तो आज ही कांटेक्ट करें सीमा सावंत 9833520560 या फिर योगेश सूर्यवंशी को 8380038714। आप ईमेल भी कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com या फिर आज ही वेबसाइट पर जाएं www.deepstambfoundation.org। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बृहन मुंबई नगर निगम BMC को निर्देश दिया कि वो 268 दृष्टिहीन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करे जिन्हें लॉकडाउन के दौरान भुगतान नहीं किया गया था और कहा महामारी के दौरान लाभ से इनकार करना अवैध था। PWD कर्मचारी नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड NAB के सदस्य हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की खंडपीठ ने NAB द्वारा वकील उदय वारुंजीकर के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद नागरिक निकाय ने 268 कर्मचारियों को पूर्ण वेतन नहीं दिया था। श्री वारुंजीकर ने कहा कि शुरू में BMC ने अपने सभी कर्मचारियों को कार्य करने से छूट दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि अक्षम कर्मचारियों को 23 मार्च से 31 मई के बीच पूरी अवधि के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में नागरिक निकाय ने उन दिनों के लिए कटौती करना शुरू कर दिया था जो काम करने से चूक गए थे। BMC द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वीकृत छुट्टी की आवश्यकता है और उन दिनों के लिए जिन्हें इस तरह की छुट्टी मंजूर नहीं की गई थी एक कर्मचारी को वेतन के नुकसान से गुजरना होगा। अदालत ने कहा परिपत्र में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। रोक हटाने के परिपत्र और इसकी कार्यवाही को अवैध माना जा सकता है। रोक हटाने के परिपत्र और इसकी कार्यवाही को अवैध माना जाता है। अदालत ने कहा परिपत्र में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। रोक हटाने के परिपत्र और इसकी कार्यवाही को अवैध माना जाता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सहित शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी सभी मौद्रिक लाभों के लिए पात्र थे और BMC को अपने शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को भुगतान करने का निर्देश दिया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो महामारी के दौरान ड्यूटी करने की रिपोर्ट नहीं कर सके। सभी वेतन बकाया और देय मौद्रिक लाभ। बेंच ने कहा कि भुगतान 2 किश्तों में किया जाना चाहिए। पहला दिवाली से पहले भुगतान किया जाना चाहिए और दूसरा पहली किश्त की तारीख से 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। BMC ने पहले कहा था लगभग 1150 शारीरिक रूप से अक्षम लोग, जिनमें 268 दृष्टिहीन व्यक्ति भी शामिल है, इसके कर्मचारी सदस्य हैं और इसने उनके लिए बस सेवा शुरू की थी। बिहार में चुनाव इस महीने के अंत में शुरू होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के पारित होने के बाद से राज्य में ये पहला चुनाव है। विकलांग लोगों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय के कार्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक पेपर आउटलाइनिंग नीति प्रयासों को जारी किया है, जो विकलांग मतदाताओं के लिए फायदेमंद रहेगा। सभी की निगाहें बिहार विधानसभा चुनावों पर हैं, जो इस महीने के अंत में शुरू होंगे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान होने वाला ये पहला चुनाव है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD 2016 के लागू होने के बाद बिहार में ये पहला विधानसभा चुनाव है। विकलांग व्यक्तियों द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय द्वारा कई सुविधाएं दी गई हैं। प्राथमिकता मतदान के साथ घरों से बूथ तक परिवहन और पिकअप की सुविधा, दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में बैलेट पेपर, बधिर मतदाताओं के लिए सांकेतिक भाषा व्याख्याकार, 7000 दिव्यांग जन समितियों की स्थापना। कम शिक्षित परिवारों के विकलांग लोग बड़े पैमाने पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी एक समस्या है, क्योंकि इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यात्रा करने के लिए एक विकलांग व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये PHCs गांव के बाहर स्थित है और लोगों को प्रमाण पत्र पर अपना हाथ आने से पहले 5 बार से अधिक जाना चाहिए। मुख्य सिफारिशें कुछ इस प्रकार है। विकलांगता पेंशन को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह बढ़ाएं। विकलांग मतदाताओं को लक्षित अभियान के माध्यम से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिक संख्या में पात्र आवेदकों तक पहुंचने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र और पेंशन का कवरेज बढ़ाया जाना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से यात्रा करने की असुविधा को कम करें। इसके बजाय इन योजनाओं के लिए डोर टू डोर सत्यापन और साइन अप प्रदान करें। उच्च शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में विकलांग लोगों को भर्ती करें। सार्वजनिक अवसंरचना को RPWD 2016 अधिनियम की
भावना के साथ अधिक सुलभ बनाना, निजी प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं द्वारा उठाए गए समावेशन के प्रयासों की निगरानी की जानी चाहिए। निजी प्रतिष्ठानों में विकलांग लोगों के लिए पारदर्शी आंतरिक शिकायत निवारण कोशिकाओं ताकि वे अपनी चिंताओं को आवाज दे सके। चुनाव में भाग लेने के लिए विकलांग मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए बयाना में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम कुछ इस प्रकार है। सर्वेक्षण में शामिल 48% लोगों ने कहा कि उन्होंने 2019 में पिछले आम चुनावों में मतदान किया था। इसकी तुलना में वयस्कों का एक बड़ा प्रतिशत आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करना चाहते हैं। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करियर काउंसलिंग सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन जनरल फील्ड, यानी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर जनरल एजुकेशन ज्वाइन करना चाहता है, टीच करना चाहता है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि लास्ट वीक हम स्पेशल एजुकेशन पर बात कर चुके हैं, अब हम जनरल एजुकेशन पर बात करेंगे। क्या हमारे लिए स्कोप है और क्या अपॉर्चुनिटीज है और कैसे हम इसे सक्सेसफुली निभा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Samarthanam Trust for the Disabled, working by and for persons with disabilities, empowered thousands of persons with disabilities since 1997, creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team, loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। दोस्तों, अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का और करियर काउंसलिंग में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन जनरल फील्ड, यानी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए जनरल फील्ड में क्या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उस पर हम आज डिटेल्ड चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट पुनीत सोनी जी हैं, जो कि खुद एक टीचर हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में एज ए टीचर काम कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय में भी काम कर चुके हैं और भी उन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड किस हद तक और किस तरह से टीचिंग में अपना करियर बना सकता है और कहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या स्कोप है। बहुत से क्वेश्चंस हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आपने इस प्रोग्राम के इस स्पेशल सेगमेंट में बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? क्योंकि लिसनर्स अच्छे से समझ पाएँगे, कनेक्ट कर पाएँगे। और अगला क्वेश्चन मेरा सिंपली यही रहेगा कि टीचिंग फील्ड में क्या स्कोप है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का, जनरल फील्ड में? मुझे मेरे लिसनर्स ज्योति अच्छी तरह जानते हैं, रेडियो पर मुझे सुनते रहते हैं अलग-अलग शोज़ में, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मैं पुनीत सोनी, जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदकोट में वर्तमान समय में जॉब कर रहा हूँ एज अ म्यूजिक टीचर। और मैंने 3.5 साल के लगभग केंद्रीय विद्यालय में भी काम किया है। पहले होशियारपुर में, कुछ वक्त फिर पटियाला में और कुछ वक्त लुधियाना में। और उससे पहले प्राइवेट टीचिंग मैंने, पिछली बार आपने स्पेशल एजुकेशन की बात की थी, तो जिसे हम स्पेशल स्कूल कहते हैं, वहाँ एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर भी, स्पेशल एजुकेटर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम भी मैंने उस स्कूल में किया है। तो टीचिंग का शौक तो मुझे शुरू से ही था। और अगर आप टीचिंग फील्ड में इन जनरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो अपने लिसनर्स के साथ मैं यहाँ से कनेक्ट होना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब हम लोग पढ़ा करते थे, या उससे पहले भी जब हमारे सीनियर्स थे या हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वो लोग ये कहा करते थे कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए टीचिंग फील्ड सबसे साफ सुथरा और सबसे सही फील्ड है। वो बात अलग है कि आजकल वक्त बदल गया है और वक्त के बदलने के साथ बहुत से नए-नए क्षेत्र निकले हैं और बहुत से अलग-अलग फील्ड्स में विजुअली इम्पेयर्ड्स अपना सिक्का जमा रहे हैं। वो तो है ही। लेकिन तब भी ये कहा जाता था कि टीचिंग फील्ड सबसे साफ सुथरा है, और कहीं ना कहीं ये बात अब भी सच है। क्योंकि टीचिंग फील्ड में क्या होता है कि आपके पास काफ़ी बड़ा स्कोप रहता है। आप डायरेक्टली अपने जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनसे कनेक्ट होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और आप उन्हें जो आपके अंदर गुण है वो सिखा सकते हैं। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो फिर चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों में एजुकेशन फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आजकल तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन दो आजकल तो साइंस के भी कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलने लगी हैं। लेकिन फिलहाल जो हम अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जिनमें मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूज़िक जैसा सब्जेक्ट तो है ही, लोग जानते ही हैं। और दूसरे कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें आज के वक्त में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में भी कई पड़ाव हैं। टीचिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। टीचिंग में कई पड़ाव है। पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन का। अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी तो इसमें और भी बहुत सारी चेंजेस होने वाली हैं। तो लेकिन अभी की जो मैं बात करूं तो फिलहाल सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिसमें प्राइमरी टीचिंग आती है, 1st to 5th या LKG to 5th की टीचिंग है। और उसके बाद का आता है मिडल, 6 to 8 और कई जगह 6 to 10, जिसे हम TGT ग्रेड कह देते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। और थर्ड पार्ट आता है हमारा 11th और 12th ग्रेड या क्लास, जिसे आप लोग आम जनरली +1, 10+1 या 10+2 कह देते हैं, जहाँ पर होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद जो अगला पड़ाव आता है टीचिंग फील्ड में वो आता है लेक्चरर्स का। जो लेक्चरर जो होते हैं ये 11th-12th में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, इन्हें भी लेक्चरर्स कहा जाता है। उसके बाद सीनियर लेक्चरर्स आ जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, जो कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते हैं, जो हमें कॉलेज में अमूमन पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर आता है जो मास्टर्स में पढ़ाता है, या जो उसके बाद रीडर होता है, फिर कई सारी चीज़ें आगे होती हैं, गाइड होता है। तो कुल मिलाकर के टीचिंग के बहुत सारे आयाम हैं। और टीचिंग में आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा फील्ड है। आप जितना समाते जाएंगे उसमें आपको ये फील्ड उतना ही गहरा होता चला जाएगा। ओके, तो
तो बहुत अच्छे से आपने समझाया। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि टीचिंग के बारे में तो हम अक्सर कम्युनिटी कलर्स में भी बहुत सी जॉब अलर्ट्स भी देते रहते हैं और खैर और भी डिपार्टमेंट्स में देते हैं, बट टीचिंग में आप जानते हैं कि स्कोप बहुत ही वाइड है। तो पुनीत जी, अब मैं समझना चाहूंगी, जैसे आपने क्वालिफिकेशन की बात की, तो अब हम एलिमेंट्री से लेकर सीनियर लेक्चरर तक थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पर भी नजर डालते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, क्योंकि सबके लिए रूल्स तो सेम ही होंगे मेरे हिसाब से, पर जल्दी से हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारे लिसनर्स को आसानी हो सके अपने करियर को चूज करने की। ज्योति, जब आप एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करती हैं तो जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है, मैं उसकी बात करता हूं। गवर्नमेंट की ओर से एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 1st to 5th की जब हम बात करते हैं तो उसमें आती हैं +2 10th +2 प्लस डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये याद रखें लिसनर्स कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो सकती है, बीएड भी हो सकती है। हमारे जो लिसनर्स अपडेट रहते हैं न्यूज़ से या जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता होगा एक वक्त था जब एजुकेशन में बैचलर ऑफ एजुकेशन को ही प्रायर कर दिया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दूसरे अलग अलग स्कूल्स आते हैं, सीबीएसई के अंदर जो कई गवर्नमेंट के स्कूल्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन लोगों ने बैचलर ऑफ एजुकेशन को प्रायर कर दिया था। लेकिन इसकी काफ़ी लंबी लड़ाई चली और उसके बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन को एजुकेशन फील्ड में एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बना दिया गया। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि डिप्लोमा इन एजुकेशन जो होता है, अगर आप करके जाते हैं, कई जगह पर ये ETT के नाम से होता है, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, किसी जगह पे डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से होता है, ये स्टेट वाइज कई बार अलग अलग भी होता है। तो अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा लेके +2 के साथ केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जैसे डिपार्टमेंट में, नवोदय विद्यालय में तो हालांकि प्राइमरी टीचिंग नहीं है, तो केंद्रीय विद्यालय में अगर आप प्राइमरी टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं और आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, बल्कि डिप्लोमा इन एजुकेशन वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। बीएड इन एजुकेशन को प्रायोरिटी वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बीएड का जो फोकस होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन का, वो होता है 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए, जो मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं। वहां पर अब हम ट्रेंड ग्रेजुएट की ओर बढ़ते हैं, जिसे टीजीटी कहते हैं। टीजीटी स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली 6 to 8, कई जगह 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं और किसी किसी डिपार्टमेंट में 6 to 10 पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो मानदंड रखा गया है क्वालिफिकेशन का, वो बीएड प्लस टीईटी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे तो सीटेट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे तो उस स्टेट का रिस्पेक्टेड टेट, पंजाब का पीटेट है, यूपी टेट है, हरियाणा का एचटेट है। इसी तरह से आप अगर सेंटर में जाते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट होता है। ये ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए हो गया। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अब तक जो क्वालिफिकेशन दी गई थी वो थी बीएड प्लस मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। बीएड प्लस मास्टर डिग्री, अगर आप मान लीजिए हिंदी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के बाद उस सब्जेक्ट की बीएड हो, बैचलर इन एजुकेशन हो, प्लस मास्टर डिग्री हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 11th और 12th के लिए होता है। लेकिन अभी चल रहा है ऐसा कि इसमें भी कंपलसेट कर दिया जाएगा कि बीएड और एमए के साथ सीटेट होना आपके लिए जरूरी है। समझने वाली बात यह है कि अब तक सीटेट की जो वैलिडिटी थी वो 7 साल की थी और इसे भी अब लाइफ टाइम बनाने की बात चल रही है और होपफुली जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा। लगभग अप्रूव हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा ये देखना बाकी है कि जिन लोगों ने पुराना सीटेट कर रखा है उन्हें भी इस कैटेगरी में लाया जाए या नहीं, या उन्हें दोबारा कराया जाएगा, कुछ ऐसी कश्मकश है। अदरवाइज ये अप्रूव्ड है। जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड यूजीसी नेट क्वालिफाइड। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहां मैं आपको ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं, ये मिनिमम है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पीएचडी होल्डर
या कोई एमफिल होल्डर या कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई पीएचडी परस्यू कर रहा है या एमफिल परस्यू कर रहा है आता है तो उसे प्रायोरिटी दी जाती है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। ये आप ध्यान रखिए, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मास्टर विद यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उसके बाद और प्रोफेसर के लिए फिर पीएचडी होना आपके लिए कंपलसरी है। एब्सोल्युटली। तो फिर से बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया पुनीत जी। और मैं लिसनर्स को ये भी बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगी कि हम पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकें, जैसे सीटेट है या जो स्टेट गवर्नमेंट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं या यूजीसी जो है जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन कर पाएं क्या आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है। तो पुनीत जी, जैसे कि अब हम समझ चुके हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, तो अब जैसे कि आपने एजुकेशन की अलग अलग कैटेगरीज में बताया कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, देन कॉलेज में है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कंफर्टेबल तरीके से नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा। लाइक म्यूजिक तो आप हर कोई समझ सकता है कि बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है क्योंकि सारा वर्बल होता है। तो अब कुछ चीजें, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स है, या हम कह लें कि कई बार आप जब कॉपीज चेक करनी होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, आप उसके बाद और भी बहुत से चैलेंजेस हो सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखना या कुछ भी इस तरह का जो एक इंटरेक्शन वाला होता है, तो उसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किस तरह से मैनेज कर सकता है। ज्योति, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको इतना अपने लिसनर्स को क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी क्वालिफिकेशंस आपको मैंने बताई हैं या जितने भी अभी चीजें मैंने दी हैं, ये करंट एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हैं फिलहाल। लेकिन जैसे जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक नई नई चीजें आएंगी, तो उसके मुताबिक हम आगे भी बातें करेंगे। अब रहा आपका सवाल, तो देखिए कंफर्ट की बात तो ये है ज्योति कि अगर मैं प्राइमरी से शुरू करूं तो फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अपने निजी विचार हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टोटली ब्लाइंड को या जो पूरी तरह विजन लॉस है उसे प्राइमरी फील्ड में नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसकी वजह यह है कि प्राइमरी में बच्चे लगभग 10 साल तक के होते हैं जो अभी सीख रहे हैं, और हमारे लिए अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि हम असिस्टेंट रख लेंगे तो असिस्टेंट रख के भी उन बच्चों के साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? फर्स्ट और सेकंड क्लास को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास को खास करके एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास जो होती हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पढ़ाना मुश्किल है, काफी मुश्किल है, क्योंकि वो बच्चे अभी राइटिंग सीख रहे हैं। तो ऐसे में आपकी गाइडेंस की, आपके कंटिन्यूस सपोर्ट की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्लैक बोर्ड पर उन्हें कंटिन्यूस राइटिंग चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर असिस्टेंट रख भी लेते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप प्राइमरी फील्ड में न जाएं। बेटर होगा कि हम प्राइमरी फील्ड में न जाएं। जब हम आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचिंग में, या जो 6 to कई जगह 8 होती है, कई जगह 10 होती है, यहाँ भी हमें असिस्टेंट की जरूरत होती है। अगर हमें ईमानदारी से पढ़ाना है तो ज्यादातर हमें असिस्टेंट चाहिए। जरूरी नहीं कि हम हायर करेंगे, हो सकता है हमारा कोई अपना सपोर्टर हो, कोई हमारा रिलेशन में हो जो हमें सपोर्ट करे, हमारे घर से कोई आ जाए। क्योंकि बच्चों को क्या, खास करके जब 6th का बच्चा आएगा, कई बार जैसे मैं अब अपने नवोदय विद्यालय का एग्जाम्पल देता हूँ। नवोदय विद्यालय में 6th का बच्चा बहुत बार रूरल एरियाज के स्कूल से आता है। रूरल एरियाज के स्कूल में पंजाब में ज्यादातर मदर टंग में ही पूरी पढ़ाई होती है। हालांकि नवोदय की भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग होनी चाहिए, लेकिन पंजाब बोर्ड से एकदम उनका सिलेबस सीबीएसई में ट्रांसफर हो जाता है। थोड़ा सा सिलेबस का लेवल मुश्किल हो जाता है उनके लिए, इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल होने लगती है। तो ऐसी सूरत में आपको उन्हें कंटिन्यूस गाइड करना होता है, उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाना होता है, ठीक है। उनकी कॉपीज को चेक करके उन्हें रेक्टिफाई भी करना होता है, उनकी मिस्टेक्स को ठीक करना होता है, उन्हें बताना होता है। तो ऐसे में आपको
थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, इसे हम नकार नहीं सकते। फिर चाहे हम सपोर्ट किसी से भी लें, चाहे अपने रिलेटिव से लें या हम असिस्टेंट रखें। बहुत जगह ये भी चलता है कि असिस्टेंट का जो पेमेंट है वो डिपार्टमेंट दे या टीचर दे, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन यहाँ ज़रूरत हमें होती है। जो सबसे कंफर्ट जोन जो स्टार्ट होता है, कंफर्टेबल जोन जो स्टार्ट होता है, वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग से। वहाँ पर इश्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चे कुछ समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बच्चे शरारती तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि अगर आप उनके साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन रखते हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। खास करके आपको, हमें परेशान नहीं करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना। अगर मैं सीनियर बच्चों के बीच में जाता हूँ, मैं म्यूजिक की बात नहीं करता, जब मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कई बार पढ़ाया है, मैंने जा करके दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जाता था, जब टीचर एब्सेंट होते हैं तो बहुत बार मुझे भेज दिया जाता है कि आप ये चीज़ इनकम्प्लीट है, एग्ज़ाम नज़दीक है, जाके पढ़ा दीजिए। तो मैं जाता हूँ, तो बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं, और सब जगह होता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है और वे जानते हैं कि यू आर विजुअली इम्पेयर्ड, और बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, बाकी दूसरे टीचर्स की तरह आप उन्हें कंटिन्यूसली होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको खुद ब खुद सपोर्ट करेंगे। कुछ एक दो तो होते ही हैं हर जगह, उनका तो कोई हल ही नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारा कंफर्ट जोन स्टार्ट हो जाता है। असली कंफर्ट जोन हमारा कॉलेज में है, जहाँ पर हमने लेक्चर दिया, पढ़ाया और चले गए, सेम ग्रेजुएशन और मास्टर में। तो सबसे मुश्किल जो काम होता है वो प्राइमरी होता है, एलिमेंट्री। तो वहां तो मुझे लगता है कि विजुअली इंपेयर्ड को मुश्किल टोटली को खास करके रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक समय था ज्योति जब कहा जाता था कि टीचिंग इज वेरी इजी फॉर विजुअली इंपेयर्ड, बट नाउ डे नॉट ओनली फॉर विजुअली इंपेयर्ड, हर एम्प्लॉय के लिए टीचिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्निकल हो गई है। हम टेक्नोलॉजी के बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन हमें फिर भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग स्मार्ट क्लासेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो पुनीत जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शायद एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी इजीली शायद उसे हैंडल कर पाए, अगर वो आईटी से थोड़ा टच में है या उन्हें नॉलेज है, तो हो सकता है कि वो शायद इसे थोड़ा हैंडल कर पाए आसानी से। ज्योति, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि जो भी मेरे व्यूज हैं ये मेरे अपने हैं। जब आप स्मार्ट क्लास की बात कर रही हैं ना, स्मार्ट क्लास में एक 6th 7th 8th का बच्चा एक्टिव हो सकता है, लेकिन एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जिसे अभी राइटिंग सीखना है, दैट आई नो, मैं समझती हूँ कि प्राइमरी के लिए सीखना है, जो और थर्ड का बच्चा जो राइटिंग सीख भी जाता है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, होते हैं, हम देखते हैं कि थर्ड का बच्चा भी बहुत मिस्टेक्स करता है। ठीक है, जब हम उसे अपने कंप्यूटर पर लिख के दिखाएंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाएंगे, या बहुत बार उसकी कॉपी पर उसका हाथ पकड़ के जो उसे करवाएंगे, वो करना और कंप्यूटर पर करना बहुत फर्क होता है। एब्सोल्युटली, ये मैं समझती हूँ और मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, और मुझे लगता है कि लिसनर्स भी इस बात को जरूर समझेंगे। और वो हालांकि हमारे बहुत से साथी हैं जो प्राइमरी टीचिंग में हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा उन लोगों को अपडेट चाहिए तो मुश्किल में भी वो लेकिन काफी रहते हैं, कई बार कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं उन चीजों को लेकर, क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। वो आपकी बात मैं भी अच्छे से समझती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स भी समझेंगे, क्योंकि देखिए करियर का सवाल है, आपको अपना 100% देना है। और ये जो शो है, ये आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाएगा कि आपको अपना करियर किस तरह से चूज करना है। तो आप वही चूज कीजिए जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं और आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। यह आपकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो हुई बात एक तरह से टीचिंग मेथड की कह लें, और किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे चैलेंजेस की। पुनीत जी, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताया, नवोदया और केंद्रीय विद्यालय, और या स्टेट गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज हैं,
इसी तरह से प्राइवेट स्कूल्स में भी क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इजीली पढ़ा सकता है या पढ़ा रहे हैं? कुछ आपकी नॉलेज में हो, आप लिसनर्स से शेयर करें, ताकि जो लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं उन्हें मिली है, तो उन्हें भी इजी रहे, वो अपना करियर बना सके। ज्योति ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी कई सारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं उनके आसपास भी कई सारे होंगे जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट को क्या, गवर्नमेंट में भी एक दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। एक तो होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, और एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल पढ़ाते हैं वो प्राइवेट की तरह ही होते हैं, उनको एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाता है, उनको प्राइवेट की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जाता है। और दूसरे प्राइवेट स्कूल जो हैं हमारे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल जो हैं, उनमें भी कम है लेकिन पढ़ा रहे हैं। और वहाँ भी कोई ऐसा मसला नहीं है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, खास करके लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, या जो एसएस के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में तो इजीली काम करते हैं। जो मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मुझे लगता है वहाँ अभी उन्हें अवेयरनेस की जरूरत है। ओके, दैट्स फाइन। और मुझे लगता है कि अब बहुत हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल चुके हैं, और लिसनर्स को ये भी बता दूं कि हम आने वाले एपिसोड्स में कोशिश करेंगे कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर सके, जिसमें कि हमारे अलग अलग जो टीचिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें जो हमारे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनकी बातचीत आपके साथ डायरेक्ट करवाई जा सके, जिसमें कि आपको क्लियर हो सके कि वो लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे आप भी कर पाएंगे, और आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको वहां से भी मिल सकेंगे। तो मैं आने वाले एपिसोड्स में मैं माफी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करते हुए। चलते चलते मैं सिर्फ अपने लिसनर्स को इतना कहता हूँ कि आप कहीं भी काम करें, आप जो आपके अंदर का टैलेंट है उसे छिपाएं नहीं। अगर आपको ऑनलाइन काम करना आता है तो आप, क्योंकि देखिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं तो बहुत से ऐसे काम हैं जो आप साइटेड पर्सन्स के मुकाबले, खासकर मैं बीइंग ए विजुअली इंपेयर्ड, साइटेड पर्सन के मुकाबले के आप नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप साइटेड पर्सन्स को अपने ऑनलाइन टेक्निक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूं अपने विद्यालय में। तो आप टेक्निक्स के जरिए उनको सपोर्ट कीजिए, और उन्हें ये कभी ना लगने दीजिए कि ये है तो हमारे पास पावर कम है, ये हमारा काम सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर एक काम नहीं कर पाएगा तो कम से कम चलो ठीक है, दूसरा काम दे देते हैं, ये तो कर ही लेगा। तो ये कुछ लोगों का होता है कि हम किसी को क्यों बताएं कि हमें कंप्यूटर आता है या कुछ आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। बहुत बढ़िया। आपको जो आपके अंदर टैलेंट है उसे छुपाना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि ये बात सच है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो जितना काम आप लेते हैं उतना ही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और उतना ही आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में भी हमें हेल्प की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन है। तो अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमारी भी लोग बढ़ चढ़कर हेल्प करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, आपके एक्सपीरियंस से निकल कर आया है और मुझे लगता है कि ये सच्चाई है। तो पुनीत जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब लिसनर्स को अपनी एजुकेशन में अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो आगे जाकर अपना करियर एजुकेशन में बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो वो अब आसानी से बना पाएंगे और इसे समझ चुके होंगे। पुनीत जी, एक क्वेश्चन जाते जाते मेरे माइंड में आ रहा है, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से इसे कवर करें कि किस टाइम तक हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें एजुकेशन में अपना करियर बनाना है। लाइक एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उसे कहाँ, किस क्लास में कह लें या किस समय उसे ये सोच लेना चाहिए। और इवन मैं सब्जेक्ट की भी के बारे में भी चाहूंगी कि आप बताएं, क्योंकि सब्जेक्ट चूज करना भी एक बहुत बड़ा, एक कहें कि बहुत बड़ा रोल है हमारे करियर में। ज्योति, नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन। किसी भी इंसान को क्या करना है इसका डिसीजन आज की अगर एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 10+2 जब आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये दायरा फिट हो जाना चाहिए, या 10th में भी
ये दायरा आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है। और ये फिट कैसे होता है? ये तब होता है जब आपको ये पता होता है कि ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा है। मुझे पता था कि मैं लिटरेचर में अच्छा हूँ, तो मुझे पता था कि मैं 11th-12th में लिटरेचर में या म्यूजिक में जाऊंगा। तो ये आपके दिमाग में 11th या 12th में या 10th में जाके डिसाइड हो जाना चाहिए। और रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी यही है कि आपको अगर पता है कि मुझे अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, तो मुझे ये देखना है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ हिंदी लिटरेचर का कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलेगा। तो आप पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे और एक सब्जेक्ट कोई और सिलेक्ट करेंगे। कई जगह 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कई जगह 4 सिलेक्ट करने होते हैं, कई जगह 2 सिलेक्ट करने होते हैं। तो सबका अपना अपना होता है हर यूनिवर्सिटी का। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप ये देख के करें कि आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए मुझे सोशियोलॉजी करनी है, तो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं हिस्ट्री पढूं। पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मुझे साइकोलॉजी करनी है तो मुझे साथ में कोई उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़ के मुझे कोई खास फायदा अगर आपको लगता है कि नहीं होने वाला, तो आपको नहीं पढ़नी है। ये बहुत जरूरी है, इस पर आपको पहले ही ध्यान रख लेना है ताकि आपको अपना करियर आगे बनाने में आसानी हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी शो में आने के लिए और लिसनर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली ज्योति@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान के वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।